नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो अगला आधा घंटा पूरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स का जो वायदा बाजार के वो हम आपके सामने रखेंगे। आज हमारे मेहमान हैं सौरभ सिसोदिया, जिनसे हम बातचीत करके ये कोशिश करेंगे कि जो बाजार ने 18,000 के ऊपर बैक टू बैक 3-4 दिन हो गए क्लोजिंग दे रहा है। आज अच्छा गैप भी हमको मिला, उस गैप को मेंटेन भी कर रहे हैं। करीब 100 अंकों से कुछ ज़्यादा की मजबूती है। ये मार्केट के अंदर कितनी काम आ सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी को भी ज़रूर चेक करना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना। आज हमने गैप के साथ अपना 20 दिन का एवरेज को पार किया है, और जो कि 42,556 का था, और अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 300 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी में जस की तस बनी हुई है। अभी थोड़ा फ्लैट हो गया ट्रेंड, क्योंकि विक्स थोड़ा डाउन है। विक्स डाउन होने से क्या होता है, जो आपको गैप मिलेगा उसके बाद की जो तेज़ी है वो थोड़ी कम हो जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर सौरभ सिसोदिया से जुड़ के निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सभी स्टॉक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। 2 दिन की गिरावट के बाद आज फिर से तेज़ी है। 18,130 के पास निफ्टी आके पहुंचा हुआ है। मार्केट ने 100 पॉइंट करके एक एक नॉच अपने आप को सुधारा। पहले 17,800, फिर 17,900, फिर 18,000, 18,100 के नीचे अब मार्केट जा नहीं रहा। आज करीब सेकेंड डे है, और इस वैसे देखा जाए तो चौथा दिन है जब 18,000 के ऊपर भी क्लोज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने अपने 20 दिन के एवरेज को ब्रेक करने के बाद तेज़ी दिखाई। तीसरी बड़ी बात, रियल एस्टेट में आज सेक्टोरियल मूव है, रियल एस्टेट को छोड़ के इनफैक्ट, तो आज सभी में सेक्टोरियल मूव भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह सुबह हमने आपको नोटिस कराया था कि अगर बैंक और आईटी एक साथ शुरुआत में चल जाएं और उनके वेटेज वाले शेयर चल जाए ना, तो बाजार अपना सपोर्ट जल्दी जल्दी तोड़ता नहीं है। ये हैंस फॉर्मूला है जो टिपिकली ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, या जो स्क्रीन देख के भी आपको समझ में आता होगा। क्या चौथी बात, अल्ट्राटेक के नंबर्स कमज़ोर थे, नतीजों का दबाव आपको शेयर पे साफ दिख रहा होगा। आज करीब 2.5% नीचे है। और आती है बात विक्स की, ये 1.5% टूटा हुआ है, 13.5 के आसपास चल रहा है। यही आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप 250 से 300 पॉइंट तक की तेज़ी दिखा पाए। फिलहाल एक रेंज के अंदर हम कामकाज करते हुए दिख रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड के साथ कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर हमारे साथ सौरभ सिसोदिया जुड़ जाएंगे। चंदन तापड़िया थे शुक्रवार को हमारे साथ। तो अमूमन शुक्रवार को हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बता रहे थे कि अगर आप बैंक की कोई कॉल लेके जाना चाहे, तो हमने लास्ट में उनसे पता किया था कि आप जाते आते ना हमको कोई कॉल देके जाओ। हालांकि उन्होंने सीधा सीधा बता दिया था कि बैंक निफ्टी चल सकता है, लेकिन फिर हमने कॉल उनसे पता की थी, तो उन्होंने लास्ट में जाते आते हमको 42,600 की कॉल दी थी। अगर आपको याद नहीं हो तो आप यूट्यूब पे जाके चेक भी कीजिएगा। मेरा लास्ट सवाल यही था ऑप्शंस वाला। तो 220 रुपये उस समय रेट था। 100%, यानी कि आज 400 की कैटेगरी में आ गई है। और आप बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी देख ही पा रहे हैं। 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी ने कमाल किया। हालांकि निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट नहीं किया, बट बैंक निफ्टी ने 20 दिन के एवरेज, 50 दिन के एवरेज को अच्छे से पार कर लिया है। महानगर गैस भी उनकी लिस्ट में था, आईजीएल भी उनकी लिस्ट में था। 2 गैस वाले स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, और हमने आपके सामने ये बात भी रखी थी कि जो पॉलिसी बेस्ड स्टॉक्स होते हैं टिपिकली अगले 15 से 20 दिन काफ़ी एक्टिव रहेंगे। कोल इंडिया भी एग्जाम्पल आपके सामने हमने कई बार रखा हुआ है। एचडीएफसी बैंक, ये भी खरीदारी के रिकमेंडेशन में था, और आपको ये बात भी हमने रखी थी सामने कि एचडीएफसी की वेटेज जो है और उसका जो ब्रेकआउट है, ये छोटा मोटा ना समझें, ये बैंक निफ्टी को नए पैमाने पर भी लेके जा सकता है। आज फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 43,000 की तरफ पहुंच गए थे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को बेचने की रिकमेंडेशन थी, ब्रेकडाउन था ये। और इसके अलावा एक महानगर गैस जो मैंने आपको बताया एमजीएल को लेकर 1.5% तक का रिटर्न आपके अकाउंट में आया होगा। तो जो हम स्टॉक्स की डिस्कस करते हैं उसका मोटा मोटी रिटर्न कार्ड आपके सामने रखते हैं। कन्विक्शन हमारी भी बैठे, आपकी भी बैठे, शो के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, क्लैरिटी आए, और एक चरणबद्ध तरीके से यानी कि सिस्टमेटिक वे से हम सब कुछ आपके सामने रखते हुए चले। सौरभ सिसोदिया आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार मैं आपको निफ्टी की प्लेट जरा दिखाइए, और बैंक निफ्टी की भी प्लेट दिखाइए। कैनरा बैंक के नंबर्स भी हम आपको दिखा देते हैं। कैनरा बैंक के जो नंबर्स आए, मुनाफा आया 3637 करोड़, और से घट कर माफ़ कीजिए 3121 करोड़ रुपए आया ये, और ये वाई बेसिस पर है। इसके अलावा इनके ग्रॉस जो एनपीएस हैं वो भी थोड़े कम होके आए हैं। तो ग्रॉस एनपीएस के अंदर कम होना और मुनाफा थोड़ा सा कम होना, थोड़ा मिक्स्ड नंबर अभी लग रहे हैं। ये 6.37 से घटकर 5.89 है। एनपीएस के टर्म से जो भी कम होगा, चाहे वो क्वार्टर बेसिस पे कम हो, चाहे वाई बेसिस पे कम हो, वो बेहतर ही माना जाएगा। और बेहतर क्या माना जाएगा, जैसे क्वार्टर पे कम होगा तो, है ना, जैसे Q1Q कम आया है इनका, तो ग्रॉस मार्जिन्स अच्छे रहे। टिपिकली बैंक में मार्जिन्स की इंपॉर्टेंस बड़ी होती है, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की। उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी और फिर रेवेन्यू पार्ट इनका चेक करते हैं। फिर क्रेडिट ऑफटेक या जैसे इनके क्रेडिट ग्रोथ जिनके बारे में बोला जाता है, वो टिपिकली ज़्यादातर बैंक गाइडेंस भी दे देते हैं। जैसे कि आज बंधन बैंक वाले बता रहे थे 20 से 25% की क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसा कैनरा बैंक के नंबर्स मोटा मोटी शुरुआत में आप देखेंगे तो इनकी
ग्रॉस मार्जिन्स वाली पिक्चर है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मुनाफा पहले से थोड़ा कम हुआ है, वाई ओवर बेसिस पे कंपैरिजन है, और 3637 करोड़ से घटकर 3121 करोड़ आया है। तो ये एक नंबर। एक काम करते हैं, इंडेक्स के बारे में व्यू पॉइंट बाद में लेते हैं, कैनरा बैंक का ही पहले पता कर लेते हैं। सौरभ जी तो है ही हमारे साथ। सौरभ सर, एक बार जरा चेक करना चार्ट कैनरा बैंक के। शेयर देखो ठीक है और बेस भी अच्छा बना है, रिजल्ट्स में ऐसा कुछ ख़राब अभी दिख नहीं रहा हमको। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि जैसे नंबर आने चाहिए प्रॉफिट और रेवेन्यू के नंबर वैसे ही हैं, मार्जिन सुधरा हुआ है, ग्रॉस मार्जिन का नेट एनपीए माफ़ कीजिए, तो वो सुधर के आया है। जरा चेक करना सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। कैनरा बैंक को अगर देखिए तो पिछले काफी समय से 310 से 315 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया हुआ है। आज के सेशन में भी 20 मूविंग एवरेज से एक बाउंस बैक दिया है। डेरिवेटिव्स रिलेटेड फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 7% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। और एक और डेटा पॉइंट है कि जो 330 की कॉल ऑप्शन है वहां पे मैक्सिमम कॉल हुआ ही है, वहां पे हल्की सी अनवाइंडिंग होना शुरू हो गई है। तो मेरा मानना है अगर ये मोमेंटम और सस्टेन होता है ऑन द अपसाइड तो और बड़ी तेजी देखी जा सकती है। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, किसी को करंट लेवल्स पे बाई करना है तो 320 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे अगर 330 की तेजी इस स्टॉक में देखी जा सकती है। तक की तेज़ी देखी जा सकती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये नेट एनपीएस भी आप देख पा रहे होंगे, ये अभी तो फिगर खैर सेम है, अगर ये घट कर आया तो फिर आपको फिगर अलग हो गई। जरा एक बार चेक कर लेंगे हम नेट एनपीएस, ये 2.19 से 2.19 नहीं होंगे, थोड़े चेंज आएंगे। मेरे पास जो एक और रकम आई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनकी ब्याज से आए, वो करीब करीब आई है 8,500 करोड़ रुपये के आसपास की, और मार्केट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आई है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8,000 करोड़ से नीचे ही रहेगी ब्याज से आए। देखिए बैंक है, बैंक का मेन काम क्या होता है, उसकी ब्याज से आए। वो जो आपको लेंड करता है उससे कितने पैसे कमाता है, और उसमें प्रोविजनिंग यानी कि पैसा डूबने कितने वाला है। तो अगर ये चीज़ ठीक है तो इसको असेट क्वालिटी को हम ठीक मानते हैं। असेट क्वालिटी की वेटेज बहुत होती है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, और अगर ऐसा ही है तो इसलिए आपको इस सौरभ सिसोदिया ये रिकमेंडेशन भी दे रही है कि यहाँ पे ये शेयर और भी चल सकता है। प्राइमा फेसी अगर आप नंबर देखेंगे तो आपको दो तीन चीज़ तो बड़ी स्ट्रांग दिखेंगी। एक इनकी ब्याज से आए, और ये बता रहे हैं हमारी लोन ग्रोथ जो है वो करीब 18% रही है। अभी बंधन बैंक सोच रहे थे छोटा बैंक है, तो उनकी अगर 18 से 20% है तो कैनरा बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है। अगर ये कह दे मेरी 18% की ग्रोथ है तो अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए शेयर अभी ज़रा टूटा नहीं है और बाकायदा टिका भी हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा इंडेक्स पे आ जाते हैं। ये कैनरा बैंक के नंबर्स हमने आपके सामने रख दिए, स्क्रीन पे चलते रहेंगे नीचे टिकर के फॉर्म पे। ये एक बार ज़रा निफ्टी की प्लेट लेके आइए सामने, फ्यूचर्स वाली और बैंक निफ्टी की भी, ताकि दोनों के अंदर प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट चेक किया जाए। प्रीमियम है 34 पॉइंट का सर, एक बार 18 पॉइंट तक डिप हो गया था, आपको भी ध्यान है सौरभ सर। लेकिन क्या हुआ, पिछले 3 दिन से 18,000 के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं। एफआईस के ऑप्शंस के अंदर खरीदारी हुई है। हम अपना बेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बल्कि रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहे हैं कि अब टूटेगा अब टूटेगा अब टूटेगा, इस तरह से। तो ये जो 2% का करीब करीब ओपन इंटरेस्ट आज एडिशन है, ये दमखम रखता है कि 18,200 आज हम क्लोज में दिख जाएंगे सर। दिन पीछे अगर निफ्टी को देखें तो पिछले 4 सेशन से अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो एक पॉजिटिव संकेत है। इनफैक्ट जो गिरावट भी आई है 20 मूविंग एवरेज से आसपास ही, कल पिछले फ्राइडे को जो गिरावट आई थी 20 मूविंग एवरेज के आसपास से ही उसने बाउंस बैक दिया था। तो मेरा मानना जिस तरीके से हम अपर एंड ऑफ द रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, 18,100 के आसपास मैक्सिमम कॉल हो आई है। मेरा मानना है अगर ये लेवल ब्रेक होता है निफ्टी में, जो आज का हाई है अगर वो ब्रेक होता है ऑन द स्पॉट 18,162, तो उसके बाद एक फ्रेश ट्रेड लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 18,050, और ऑन द अपसाइड 18,300 के लेवल्स 1 से 2 दिनों में देखे जा सकते हैं। ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि मार्केट तैयारी करे एक बड़े मूव की ऑन द अपसाइड, बिकॉज हम लोअर लेवल पे बेस बना के धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो निफ्टी पे मेरा आउटलुक पॉजिटिव है, बट कंडीशनल ट्रेड लेना चाहूंगा। अगर आज का हाई ब्रेक होता है फिर ही ट्रेड लेना चाहूंगा। इसका मेन कारण ये है कि बैंक निफ्टी में हम देखें तो आईसीआईसी बैंक के नतीजे अच्छे थे। 42,700 का जो जोन था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, पिछले 10 दिन से 42,700 से 42 की रेंज में ट्रेड कर रहे थे, उसको आज मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने गैप अप से ब्रेक किया है। पर हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। हालांकि गिरावट इतनी नहीं है, पर मेरा मानना है कि ये मोमेंटम सस्टेन करने के बाद ही फ्रेश ट्रेड लेना चाहूंगा। तो आज का जो हाई है बैंक निफ्टी 43 का है, वो अगर ब्रेक होता है तो एक 42,800 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में भी तेजी करना चाहूंगा। करंट लेवल्स पे कोई फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी, पर ओवरऑल आउटलुक जो लग रहा है, जिस तरीके से हायर राइज बन रहा है बैंक निफ्टी में, मेरा आउटलुक है हम आने वाले दिनों में और हायर लेवल्स देखे जा सकते हैं। बट कंडीशनल ट्रेड 43 पे, क्योंकि मैक्सिमम कॉल ओआई भी है, उसके ऊपर ही फ्रेश ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके ठीक है, अभी आपका इस कंडीशन में यानी कि एट प्रेजेंट जो सामने सामने मार्केट दिख रहा है उसमें तो आप प्लस नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल बुलिश ट्रेंड आपका बरकरार है। आप ये कह रहे हैं कि 18,300 तक चला जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, बैंक निफ्टी 43,500 तक चला जाएगा। कंडीशन क्या है?
कंडीशन आपको ऊपर स्क्रीन पे लगी हुई दिख रही होंगी, जहाँ पे F&O स्ट्रेटजी लिखी है, जस्ट उसके नीचे सौरभ जी का नाम और साथ में कंडीशंस लगी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कि 18,160 यानी कि जिस लेवल पे हम कर रहे हैं इस पे हमको क्लोज भी मिलना चाहिए। ये एक कन्विक्शन का पहला साइन है। दूसरा, 43,000 बैंक निफ्टी के लिए एक फटीक का लेवल भी हो सकता है, क्योंकि पुल बैक स्ट्रॉन्ग रहा है ना, तो थक जाता है इंडेक्स चलने पर, फिर आपको बैक टू बैक तेज़ी चाहिए, फ्यूल चाहिए चलाने के लिए। 11 ही शेयर है सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर, तो पहले 43,000 के लेवल के ऊपर आ जाए, फिर आपको 500 पॉइंट और मिलेंगे, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रैपिंग होती है टिपिकली। जो 43,000 की कॉल राइट करके बैठे होंगे वो फंस जाएंगे सारे। तो 43,500 आपके लिए हो जाएगा, 42,800 का स्टॉप लॉस। इसी तरह से निफ्टी 160 के ऊपर क्लोज मिल जाए तो 150 पॉइंट आपको और मिलेंगे, क्योंकि 18,000 से 150 का मतलब होता है 150 पॉइंट आप लेके आए हो। तो कन्विक्शन उन लोगों का टूटेगा जिन्होंने 18,200 से मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, चाहे वो ऑप्शन से है चाहे वो फ्यूचर्स से है, और सामने खड़ी है एक्सपायरी, प्रीमियम आ गया। अब क्या होगा ना कि थोड़ी हेजिटेशन हो जाए, जल्दी जल्दी करेंगे, वो हरीनेस आ जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि इससे पहले तक था तो डिस्काउंट आ गया था। तो डिस्काउंट होने पर क्या होता है कि ट्रेडर्स जल्दी जल्दी रोल कर जाते हैं, उनको पता होता है कि हमारी रोल ओवर कॉस्ट बच रही है। ठीक, लेकिन आप ये सारे लेवल्स नोट करके रखिएगा अच्छे से सब कुछ। 18,050 अभी भी आपका एक बेस है। स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तेज़ी वाले स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। हेवल्स है सर, दो ऐसे शेयर हैं जहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है। हेवल्स इंटरेस्टिंग है, ये एक दिन रुकता है 2 दिन चलता है, फिर एक दिन रुकता है 2 दिन चलता है, कुल मिला के बुलिश ट्रेंड हो चुका है। हेवल्स जरा चेक कीजिए, बंधन बैंक के नंबर्स उसके बाद की कमेंट्री दोनों फ्यूल दे रही है इसको। हेवेल्स की अगर बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर्स में 18% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो एक काफी पॉजिटिव संकेत है। फ्राइडे को जो सेल ऑफ था वहीं से बाउंस बैक दिया है स्टॉक ने। 20 मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट भी ये वही लेवल है। तो मेरा मानना है जिस तरीके से लोअर लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग डिमांड देखने मिल रहा है, यहाँ पे काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन हो गया है। करंट लेवल्स पे हेवेल्स पे बाइंग की सलाह होगी। एक 1170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 1225 के लेवल जो स्टॉक का वीकली हाई था, वहां तक एक तेजी हेवेल्स में देखी जा सकती है। करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, तो इसमें खरीदारी की सलाह होगी। और ऊपर में 1225 के लेवल 1 से 2 दिनों में देखे जा सकता है। और ऑन द अदर हैंड बंधन बैंक की भी अगर बात करें तो बंधन बैंक भी हम देखें तो स्टॉक में एक सेल ऑफ आया था 2 महीने पहले, उसके बाद स्टॉक 230 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आज के समय स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, और जिस तरीके से हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, क्विक सेल ऑफ देखने नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में एक जो आज का जो हाई है 250, क्योंकि ये प्रीवियस सेलिंग जोन भी रहा है, यहाँ पे इस स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर था पिछले 2 हफ्ते पहले यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन 250 के ऊपर एक क्लोजिंग की वेट करूंगा। 250 के ऊपर अगर बंधन बैंक में क्लोजिंग आती है तो एक 245 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी, और ऑन द अपसाइड 260 के लेवल इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ओके ठीक है, दोनों के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आ गए, और हमने आपको फ्यूचर्स भी दिखा रहे हैं। हालांकि जैन फ्यूचर्स हैं जो एक्सपायर होने के लिए जाएंगे 25 तारीख को। आज है 23 तारीख, 26 तारीख की वेट मत कीजिएगा, 26 जनवरी है उस दिन, तो छुट्टी है उस दिन, तो आपको एक दिन पहले ही एक्सपायरी मिल जाएगी बुधवार को इस बार। दूसरी बात, अगर आप जो फ्यूचर्स की प्लेट देखते हैं ना, तो जैन की अगर कोशिश करें फेब की भी आपको फ्यूचर्स की प्लेट दिखा दे करेंगे, ताकि उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में क्या पोजीशंस बन रही हैं। क्योंकि इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में टिपिकली कोई पोजीशंस बनाएगा नहीं, अनटिल अनलेस वो सिर्फ कवर ही होने के लिए आएंगे अगर बाजार को चलना है तो। ये हम अगले मंथ के भी दिखाएंगे आपके सामने। ये बंधन बैंक के लेवल्स नोट कर लीजिए आप अच्छे से, और साथ ही साथ जो बढ़ने वाला एक और शेयर हमने कैटेगरी में रखा है हेवल्स, उसके भी लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोट कर लीजिए। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स हैं, टॉरेंट पावर है, कफोर्ज है। कफोर्ज का स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है या फिर टॉरेंट पावर का सर? डिम्पी जी अगर कॉफोर्ज को देखें तो कॉफोर्ज में आज के इसमें स्टॉक 3% ऊपर है। कल का हाई था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कॉफोर्ज में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो एक रेजिस्टेंस को हम अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑन द अपसाइड ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो करंट लेवल्स पे जो कल का हाई है वो अगर ब्रेक हो जाता है कॉफोर्ज में, जो लगभग 4250 के आसपास है, वो ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 4230। अगर तो कंडीशनल ट्रेड है 4250 के ऊपर बाइंग की सलाह होगी, स्टॉप लॉस 4220, और ऑन द अपसाइड इस स्टॉक में 4300 तक की तेजी देखी जा सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जो फ्राइडे को गैप अप हुआ था उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्राइस पैटर्न है इस स्टॉक में और हायर लेवल्स 1 से 2 दिनों में देखे जा सकते हैं। 5 दिसंबर को भी इसका हाई यही था 4250। उसके बाद एक नया हाई बना, जिस डेट में बता देता हूँ, वो है करीब 20 जैन, उस दिन भी 4250 हिट किया, और आज है 23 जैन,
आज भी ये 4250 की तरफ बढ़ रहा है, पार होने पर चल जाएगा, इसलिए लेवल्स हमने लिख दिया 4250 का फोर्ज पार होगा तो चाम आएगा। 50 रुपये आपको एक झटके में देने की कैपेसिटी रखता है। 4230 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 3 बार की मैंने डेट्स भी आपको बताई हैं, कुल मिला के 1.5 से 2 महीने का एक ब्रेकआउट हो जाएगा अगर ये चल गया तो। टॉरेंट पावर के एक बार जरा नंबर्स वगैरह ले आइए सामने, जो कि सर ने रखी है बात। उसके बाद फिर हम शॉर्ट्स की कैटेगरी को शुरू करेंगे। तो तेज़ी वाले दोनों शेयर्स आपके पास आ गए। शॉर्ट कवरिंग में कोफोर्ज आ गया। बैंक निफ्टी और निफ्टी में आया है प्लस, और कंडीशन के साथ आया है, यानी कि निफ्टी आपको 160 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए और बैंक निफ्टी 43,000 के चाहिए नए लेवल पे जाने के लिए। पुराने लेवल सोल में यही आ ही गए हैं, है ना, नए लेवल्स पे जाने के लिए। सर एक बार जरा टॉरेंट पावर पे आपके लेवल्स क्या है, कुछ बताएंगे इस पे सर? यस डिम्पी, टॉरेंट पावर में मेरा कन्विक्शन इतना हाई नहीं है क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड है। स्टॉक अब भी अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो आई थिंक ये एक सी बाउंस ही है। इसमें जो अगर फ्रेश ट्रेड भी अगर लेनी है तो आई थिंक जब तक इस स्टॉक में 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, मुझे लग रहा है इसमें हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर ही देखने मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे इसको अवॉइड करूंगा बिकॉज जो 480 का जोन था, ब्रेकडाउन जोन भी था। तो इसमें करंट लेवल पे कन्विक्शन इतना हाई नहीं है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है 1-2 दिन, फिर शायद से इसको वापस रिविजिट किया जा सकता है। करंट लेवल्स पे कोफोर्ज एक बेटर विकल्प है देन टॉरेंट पावर। हमने वैसे भी शेयर्स कम रखे, जो पक्के शेयर्स हैं वही रखी, जहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा वही रखना ही चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मार्केट नहीं है। और दूसरा क्या है, जहाँ पर आपको अच्छी कन्विक्शन मिल रही है और जो अच्छे शेयर्स पकड़ में आ रहे हैं वो रखे जाएं। खैर हम यहाँ पे तेज़ी वाले सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि पूरा जो सेगमेंट है हमारा वो ख़त्म हो रहा है। ये तेज़ी वाले सेगमेंट में 2 शॉर्ट कवरिंग में से 1 शॉर्ट कवरिंग चुना, कफोर्ज। 2 तेज़ी वाले स्टॉक्स थे, हेवल्स, वो हमने चुन लिया है। और साथ ही इंडेक्स को लेकर भी आपका एक व्यू पॉइंट आया है। और दूसरा शेयर था बंधन बैंक। तो सब कुछ आप लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सब हमने छाप के आपके सामने स्टॉप लॉस, टारगेट, कंडीशंस सब कुछ लिख दिया। अब मंदी वाले सेगमेंट में पहले मंदी वाले शेयर्स आएंगे, जरा वो देखते हैं। भूजा सीमेंट है सर, दूसरा है नवीन फ्लोरिन। ये दोनों के अंदर आज फ्रेश शॉट्स खुले हैं, एक बार जरा चेक कर लेना। इनका रोल ओवर का नंबर अगर आपके शीट पे आता हो तो वो भी जरा बता देना, ये नेगेटिव हो जा रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है रोल। अगर नहीं आ रहा तो ज़्यादा मेहनत मत कीजिएगा, सिंपल देख के बताइए कि इन दोनों में क्या करना है। यस डिम्पी जी, अगर अंबुजा को देखिए तो अंबुजा में मेरा आउटलुक नेगेटिव है। आज के इसमें स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज के आसपास से ही एक ब्रेकडाउन दिया है, प्रीवियस वीक की रेंज को ब्रेक किया है। और फ्यूचर्स में अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट 22% से बढ़ा है, तो इंडिकेट करा है फ्रेश शॉर्ट बिल्ट हुआ है आज के सेशन में। तो मेरा मानना है जिस तरीके से प्राइस पैटर्न है स्टॉक में और लोअर लेवल्स ऑन द डाउन साइड देखे जा सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। एक 512 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉक में मुझे लग रहा है 485 के लेवल्स 1 से 2 दिनों में आते हुए देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अंबुजा पे आउटलुक नेगेटिव है और लोअर लेवल्स आई थिंक स्टॉक में देखे जा सकते हैं। नवीन फ्लोरिन में भी काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, प्राइस पैटर्न काफी नेगेटिव है। स्टॉक कंटिन्यूस लोअर लोस बना रहा है। तो जिस तरीके से स्टॉक ने आज 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, इस स्टॉक में भी सेलिंग की सलाह होगी। इसमें 4000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है 3800 तक की गिरावट, 3850 तक की गिरावट इस स्टॉक में देखी जा सकती है। इसमें भी आज के सेशन में 20% से शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो इंडिकेट कर रहा है फ्रेश शॉर्ट आज बिल्ट हुआ है। तो दोनों का आउटलुक नेगेटिव है और दोनों में मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और लोअर लेवल्स देखे जा सकते हैं। डन। दोनों के लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पे लिख भी दिए हैं। दोनों मंदी के शेयर हैं, दोनों शॉर्ट्स खुले हुए हैं और टारगेट्स भी खुले हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। अनवाइंडिंग का प्रेशर है, जरा फटाफट से 2 शेयर और चेक करवा लेते हैं, फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे सर। अब वो है पीआई इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील। इन दोनों शेयर्स को और चेक कर लो सर आप। यस डिम्पी जी, अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो आज के इसमें स्टॉक 1% डाउन है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का काफी पॉजिटिव है। 725 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया हुआ है। तो मेरा मानना है यहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। बस जब इस काउंटर में मोमेंटम आता है तो ऑन द अपसाइड काफी अच्छा आता है। इनफैक्ट 725 का जो जोन है यहाँ पे अक्यूमुलेशन जोन है। तो यहाँ पे अगर किसी को कंपल्सिव एक पुल बैक पे ट्रेड लेनी है तो आज का लो जो है उसको मेंटेन करके 726 उसको मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और उसको सिर्फ पुल बैक अगर प्ले करना है तो 740 तक की 740 से 745 की तेजी देखी जा सकती है। ओवरऑल शॉर्ट इस काउंटर में बिल्कुल अवॉइड करना चाहूंगा बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और जिस तरीके से स्टॉक हाई राइज बना रहा है और एक बेस बना हुआ है 725 के आसपास, इस स्टॉक में आई थिंक लॉन्ग पोजीशन ही रहनी चाहिए। शॉर्ट करंट लेवल्स पे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और इसकी बात करें पाई इंडस्ट्रीज की, तो इसमें आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ आज के सेशन में। इसमें आई थिंक करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट भी किया जा सकता है।
बिकॉज इस काउंटर ने जो प्रीवियस वीक की रेंज थी उसको आज ब्रेक किया है। स्टॉक 3220 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, पर आज उसको ब्रेक किया है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा भी काफी सपोर्टिव है, तो मुझे लग रहा है इस काउंटर में और गिरावट आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट की सलाह होगी, एक 3200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 3050 के लेवल्स इस काउंटर में आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। तो इन दोनों लेवल्स पे भी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिल गया है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मंदी वाला सेगमेंट हमारा खत्म हुआ है, तो तेजी मंदी सभी शेयर्स हमने रख दिए, इंडेक्स रख दिया। अब आज के मेहमान सौरभ सिसोदिया के अपने ट्रेडिंग कॉल्स उन्होंने खुद से आइडेंटिफाई किए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। सौरभ सर जरा बताइए। यस डिम्पी जी, मेरा पहला पिक रहेगा एचडीएफसी। एचडीएफसी की बात अगर करें तो एचडीएफसी का जो एक लेवल था 2730 का, वहां पे स्टॉक काफी समय से रेजिस्टेंस ले रहा था, पर आज के सेशन में उस लेवल को ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट एक न्यू 52 का हिट किया है, स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरा मानना है जिस तरीके से मोमेंटम देखने मिल रहा है, इस स्टॉक में और हायर लेवल्स आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। डेरिवेटिव्स डेटा भी देखें तो 20% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, वो भी एचडीएफसी जैसे काउंटर में, तो इंडिकेट कर रहा है कि लोगों का कन्विक्शन काफी हाई है। और पुट साइड में हम देखेंगे कि 2600 से 2700 के जोन में अच्छी पुट एडिशन हुई है, तो राइटर्स भी बिलीव कर रहे हैं कि एक 2700 का बेस बन चुका है काइंड ऑफ फॉर दिस सीरीज। तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी में एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। एक 2720 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनने की सलाह होगी। एक 2780 का टारगेट एचडीएफसी में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। और जो मेरा सेकंड पिक रहेगा सन फार्मा रहेगा। आज हम देखें तो फार्मा काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम है, सब फार्मा स्टॉक्स आज अच्छा चल रहा है। उसमें से बेस्ट जो मुझे काउंटर लग रहा है वो सन फार्मा लग रहा है, बिकॉज सन फार्मा में हम देखें तो पिछले 1-2 महीने में जब भी एक सेलिंग प्रेशर आया है, स्टॉक ने 1000 के लेवल से क्विक बाउंस बैक दिया है। और जितना ये कंसोलिडेशन हुआ है, स्टॉक वापस कंसोलिडेशन के बाद जो अपर एंड ऑफ द रेंज है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा भी काफी सपोर्टिव है, आज के दिन में 8 से 9% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो मेरा मानना है सन फार्मा में जिस तरीके से प्राइस पैटर्न है, इसमें एक फ्रेश ऑल टाइम हाई आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। तो सन फार्मा में करंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह होगी। एक 1030 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 1070 के लेवल सन फार्मा में नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। ओके ठीक है सर, कोई ऑप्शन है भारत फोर्ज की? यस डिम्पी जी, तो एक ऑप्शन के जरिए भी कॉल लेना चाहूंगा भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज को अगर देखें तो स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन में था, पिछले 1 महीने से एक नैरो रेंज में चल रहा है, पर आज के सेशन में स्टॉक ने जो इसका 880 का लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे मैक्स कॉल ओआई भी है, और आज के सेशन में वहां पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, तो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद एक ऑन द अपसाइड एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो मेरा मानना है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, तो इसको ऑप्शन के जरिए प्ले करना चाहूंगा। बट फरवरी की ऑप्शन लेना चाहूंगा, बिकॉज जनवरी ऑलमोस्ट 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो उसमें थीटा डी की काफी ज्यादा होगा। तो फरवरी की जो 900 की कॉल ऑप्शन है उसमें बाइंग की सलाह होगी, लगभग अभी 21 के आसपास चल रहा है। इसमें एक 17 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी की जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 30 रुपए के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। डन, आपने अच्छे ट्रेड दिए हैं, तो दोनों ट्रेड पक्के वाले हैं। एक तो सन फार्मा है, दूसरा एचडीएफसी है, और तीसरा एक ऑप्शंस का ट्रेड है। 900 की कॉल लेनी है आपको भारत फोर्ज के, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोटिस कर लीजिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, शुक्रिया, थैंक यू। खैर इस बीच इंडिगो रेमेडीज़ को लेकर एक खबर आई है कि इनके गोवा प्लांट की जांच हुई। जांच में ऑरल इंस्पेक्शन, मतलब ऑरल जो दवाइयां बनाते हैं उसको लेकर जांच हुई थी, तो 9 आपत्तियां पाई गई हैं, जिसके लिए इनको 483 दे दिया गया है। यानी कि वहाँ पे तब काम बंद हो जाता है और उसका इस प्लांट को रोक दिया जाता है जब तक इसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाए। तो हालांकि शेयर में गिरावट आई, एक सडन डिप गया था। ये शेयर 408 रुपये का चल रहा था, 398 तक पहुंचा, लेकिन अब ये रेंज के अंदर आ गया वापस से। हो सकता है इस खबर को मार्केट काफ़ी तक डाइजेस्ट भी कर जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर है ये। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।